एंड प्रोटोकॉल्स। एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे HTTP, HTTPS, ये सर्विसेज हमारी कौन सी लेयर की? एप्लीकेशन लेयर की। HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, टेलनेट, SSH, SMTP, POP3, IMAP, DNS और DHCP। ठीक है। नेक्स्ट लेयर हमारे पास में है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डिवाइसेस यहाँ पर यूज होगी, सॉरी प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पर आपका TCP एंड UDP दो प्रोटोकॉल यूज होंगे। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के ऊपर IP, ICMP, ARP, RARP, EIGRP, OSPF। डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स यूज होंगे SDLC, TCP, X.25, ATM और फ्रेम रिले। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स है। और एप्लीकेशन लेयर्स पे जो काम कर रही है हमारी क्या कहलाएगी? सर्विसेज। ये सारी की सारी हमारी बन जाएगी। जो भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्विस। और आपका ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो भी काम कर रहे थे सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? प्रोटोकॉल्स। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर तो हमारे पास में जो ये जो वेब सर्विसेज है, वेब सर्विसेज मीन्स ये आपका क्या कर रहा है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? वेब सर्विसेज क्या कर रहा है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेब सर्विसेज हमारे पास में जो इसके अंदर दो सर्विसेज है, एक HTTP और HTTPS। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब सर्विस। इन सर्विस का यूज क्या होता है? वेब सर्विस का कोई भी वेब सर्विसेज का यूज हम क्यों करते हैं? टू एक्सेस दी वेब पेजेस ऑन दी क्लाइंट मशीन। कि अगर आपके पास में कोई क्लाइंट मशीन है उसके ऊपर आपको क्या करना है? वेब पेज को एक्सेस करना है। अगर मेरे पास में सपोज कोई यहाँ पर ये है www.google.com, इस वेब पेज को मुझे क्या करना है? इस वेब सर्वर को क्या करना है? एक्सेस करना है। तो क्लाइंट मशीन के ऊपर कौन सी सर्विस हम यूज करते हैं? HTTP। ये तो किसी भी क्लाइंट मशीन के ऊपर हमारे को क्या करना है? वेब पेज को एक्सेस करना है, तो उसके लिए वेब सर्विस का हम यूज करेंगे। और वेब सर्विस हमारे पास में दो है, एक HTTP और एक HTTPS। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है HTTP और HTTPS के अंदर?
ये सिक्योर है HTTP के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं जहां पर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है। और HTTP में है ना, और HTTPS के अंदर हमारा क्या होगा, सिक्योर, जहां पर हमने क्या कर रखा है, वेब पेजेस को सिक्योर कर रखा है, ठीक है, जिनके ऊपर हमने ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, जैसे आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स वगैरह हो गया, या जीमेल हो गया, फेसबुक अकाउंट वगैरह हो गया, तो उनको हम क्या करते हैं, एक्सेस करने से पहले या उन वेब पेजेस को एक्सेस करने से पहले हमारे को यूजर को क्या करना होता है, ऑथेंटिकेट होना होता है। तो वहां पर हम कौन सी सर्विसेज का यूज करेंगे, HTTPS की सर्विसेज। ये नॉर्मल वेब पेजेस को, जो नॉन सिक्योर वेब पेजेस है और जहां पर सिक्योरिटी लगा रखी है, उनको एक्सेस करने के लिए HTTPS की सर्विस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में फाइल सर्विसेज। तो फाइल सर्विसेज का यूज हम क्यों करते हैं, नेटवर्क में हमारे को क्या करना है, हेवी डेटा को क्या करना है, अपलोड और डाउनलोड कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को कौन सी सर्विस की जरूरत पड़ती है, FTP और TFTP की सर्विस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेरे पास में अगर यहाँ पर कोई सर्वर मशीन है, मैंने यहाँ पर कौन सी सर्विस इनेबल कर दी, FTP की सर्विस इनेबल कर दी, ठीक है। ये सर्वर हमारा स्विच से कनेक्ट है और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये सारे FTP क्लाइंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको नेटवर्क में हेवी डेटा को क्या करना है, मतलब डेटा को अपलोड करना है, तो यहाँ से डेटा को हमारे को क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमारे पास में दो सर्विसेज है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि TFTP जो है, इट डजंट सपोर्ट दी ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, और ये जो है, ये आपका FTP जो सर्विस है, वो क्या करती है, ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करती है। इट मीन्स कि जब भी आप डेटा यहाँ पर अपलोड करोगे या डेटा डाउनलोड करोगे, तो पहले आपका यूजर ऑथेंटिकेशन होगा, यूजर नेम पासवर्ड आप दोगे, तभी जाकर के डेटा अपलोड और डाउनलोड कर पाओगे। आप यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हो, बट TFTP के केस में ऐसा नहीं, सिंपल सर्विस है जिसमें आप डेटा अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, और कोई भी यूजर डेटा अपलोड कर सकता है, कोई भी यूजर डेटा डाउनलोड कर सकता है, अगर आपको किसका, TFTP सर्वर का क्या पता है, IP पता है ना, आपको केवल IP पता होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास में जो सर्विसेज है, कौन सी, रिमोट सर्विसेज, ये किस लिए यूज होती है, रिमोट लॉगिन से। दोनों सर्विसेज का यूज हम क्यों किया है, टेलनेट और SSH। अभी आपके पास में कोई राउटर रखा हुआ है या कोई स्विच है, अगर आपको उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो दो मेथड से इसको एक्सेस करने के, एक तो हम इसको लोकली भी एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली भी। लोकली एक्सेस करने के लिए क्या होगा कि अभी हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकली वैसे, बट मैंने इस राउटर को क्या किया, मेरे PC से कनेक्ट किया, ठीक है, डायरेक्ट, और यहाँ पर हम, ये आपका कंसोल केबल के थ्रू आप कनेक्ट करोगे, तो ये आप इसको क्या कर पा रहे हो, यहाँ पर लोकली कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो, ठीक है। रिमोटली अगर मुझे करना है, सपोज करो ये किसी दूसरे लोकेशन पे है और हम भी यहाँ पर कोई यूजर है और ये हमारी कनेक्टिविटी ISP के थ्रू है। ये आपका इंदौर में आपका हेड ऑफिस है और ये आपका ब्रांच ऑफिस है किसी अदर लोकेशन पे। तो इस ब्रांच ऑफिस के राउटर को हमारे को एक्सेस करना है, तो दो सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं, एक तो टेलनेट की सर्विस भी यूज कर सकते हैं और SSH की सर्विस भी यूज कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही सर्विसेज ऑथेंटिकेशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये भी ऑथेंटिकेशन को मीन्स जब भी ये यूजर यहाँ से इसको क्या करेगा, टेलनेट करेगा, तो यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। इस केस में भी आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। बट सिक्योर कौन सी सर्विस है, टेलनेट या SSH? सिक्योर सेल। टेलनेट के अंदर यहाँ पर जो टेलनेट की सर्विस जो आप यूज करोगे ना, यहाँ जो ऑथेंटिकेशन होता है वो कैसे होगा, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये आपके यूजर नेम पासवर्ड को क्या नहीं करता है, एनक्रिप्ट नहीं करता है। मींस जैसे इसका IP, इस राउटर का IP था 1.1.1.1, अगर आपको आपके PC से उसको टेलनेट करना है तो आप क्या करते हो, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के कमांड एग्जीक्यूट करते हो टेलनेट, और डेस्टिनेशन राउटर के क्या लिखोगे, तो ये आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा, यूजर नेम। आपने यूजर नेम दिया लेट्स से एडमिन, और फिर उसने आपसे पासवर्ड पूछा कि एडमिन का पासवर्ड क्या वो बताओ। मैंने यहाँ पर लिखा एडमिन का पासवर्ड admin@123। ये यूजर नेम पासवर्ड आपने यहाँ पर टाइप किया,
बट ये क्या होगा कि यहाँ से एक बार इस राउटर के पास में ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, और जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो क्लियर टेक्स्ट में जाता है। यहाँ अगर नेटवर्क में आपके पास में कोई राउटर होगा या यहाँ पर कोई राउटर होगा, तो आप इन राउटर्स के पोर्ट्स के ऊपर अगर किसी यूजर ने पैकेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया, मैं आगे सॉफ्टवेयर का यूज बताऊंगा, किसी ने यूज किया होगा, वायर शार्क का यूज किया है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैकेट्स को क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। तो आपके राउटर के इंटरफेस पे अगर आपने यहाँ से पैकेट को कैप्चर किया, तो जो टेलनेट का जो डेटा पैकेट जो जाता है वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, कोई भी इस यूजर नेम पासवर्ड को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। समझ में आ रहा है? बट यहीं पर अगर हम कौन सी सर्विस यूज करेंगे, SSH सिक्योर सेल। तो सिक्योर सेल क्या करता है, आपके उस यूजर नेम और पासवर्ड को क्या कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है। यहाँ पर ये क्या करता है, दो टाइप्स की की यूज करता है, पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन होगा वो कैसे होगा, आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो ज्यादातर इस सर्विस को, SSH की सर्विस को हम कब यूज करते हैं, रिमोट लॉगिन के लिए तो दोनों को यूज किया जाता है, पर वैन में इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मीन्स यहाँ से बैठ करके आप इस राउटर को एक्सेस कर रहे हो, राइट। बट लैन में अगर आप देखो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क में, कि आपका एक लैन चल रहा है, उस लैन के अंदर आपके पास में मल्टीपल सिस्टम्स है, और यहीं पर आपको एक सिस्टम से बैठ करके दूसरे सिस्टम्स को टेलनेट करना है, या आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई राउटर स्विचेस रखे उसको आपको टेलनेट करना है, तो आप उसके लिए कौन सी सर्विस यूज करोगे, मतलब टेलनेट की सर्विस, रिमोट लॉगिन की। ये लैन में आप यूज कर सकते हो, और वैन में बेटर होगा कि आप किसको यूज करो, SSH। ठीक है, यूज इसको भी कर सकते हो बट सिक्योर मेथड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही सर्विसेज हम रिमोट लॉगिन के लिए यूज करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं वहां पर टेलनेट के डेटा पैकेट्स को आपको कैप्चर करके बताऊंगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, बट SSH के केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी हमारे पास में यहाँ पर है मेल सर्विसेज। तो मेल सर्विसेज का यूज किस लिए यूज होता है, नेटवर्क में हमारे को क्या करना है, मेल सेंड करना है या रिसीव करना है उसके लिए। तो इसमें से हमारे पास में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP की जो सर्विस है, ये सर्विस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल सेंड करने के लिए या मेल ट्रांसफर करने के लिए, राइट। और मेल रिसीव करने के लिए हमारे पास में कौन सी दो सर्विसेज है, POP3 भी हम यूज कर सकते हैं और IMAP की सर्विस भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि POP3 की जो सर्विस है, इसमें जब आप मेल रिसीव करते हो तो ये जो मेल जो होता है वो आपका जब डाउनलोड होता है तो कहाँ पर स्टोर होता है, आपका जो मेल का जो मेल बॉक्स होगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाता है। वो आपका यूजर का जो है मेल बॉक्स है उसको क्या करता है, यूज करता है। पर यहाँ पर IMAP के अंदर क्या रहेगा, आपका सर्वर के ऊपर डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो ये यूजर का जो मेल बॉक्स का जो स्पेस है उसको ये क्या नहीं करता है, यूज नहीं करता है। तो दोनों ही सर्विसेज किसके लिए यूज होती है, मेल रिसीव करने के लिए यूज होती है। बट यहाँ पर आपका मेल कहाँ पर होगा, यूजर के मेल बॉक्स में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका कहाँ पर रहेगा, सर्वर के ऊपर। और जो यूजर है वो सर्वर से क्या करते रहता है, सिंक्रोनाइज करते रहता है, तो उसका जो डेटा रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, सर्वर के ऊपर। ये हमारी सर्विस जो यूज होती है किसके लिए, मेल ट्रांसफर करने के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट सर्विस जो हम यूज करते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर भी हम बोलते हैं। इसका यूज हम क्यों करते हैं, नेम रिजोल्यूशन के लिए। किस टाइप का नेम, अगर आपके पास में कोई FQDN नेम है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिजोल्व करना है आपको IP में, और IP को आपको रिजोल्व करना है किसको, FQDN में, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। FQDN नेम क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये पूरा आपका www है ना, गूगल। हाँ, तो इसको आप डोमेन नेम भी बोलते हैं कुछ लोग, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो जनरली क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर जितने कई सारे डोमेन नेम से कई सारी वेबसाइट चल रही, हर एक वेबसाइट का क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है, और उन वेबसाइट्स को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो उसके FQDN नेम से और एक IP से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन नेचर होता है, IP न्यूमेरिक चीजें हम ज्यादातर याद नहीं रख पाते, है ना, इसीलिए उनको क्या किया गया, इससे बाइंड किया गया, ये डोमेन नेम का कंसेप्ट लेकर के आए कि हम उसको क्या कर सके, याद रख सके। तो अभी हमारे को कई सारी वेबसाइट्स के नेम जो है वो याद रहते हैं, बट IP हमारे को याद नहीं रहेगा। जैसे मोबाइल के अंदर हम कॉन्टेक्ट नंबर भी सेव करते हैं, नेम सबका याद है हमारे को, पर मोबाइल नंबर
कितने होंगे 25-30, इससे ज्यादा याद रखना है ना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर एक सर्वर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर। और ये जो आपका डीएनएस सर्वर जो होगा ये सारे एक्यूडीएन नेम और उनके आईपी का रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे गूगल है, गूगल का क्या आईपी है ना, तो ये आपका यहाँ पर एक्यूडीएन हो गया और उसका क्या आईपी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे 1.1.1.1 कोई, वैसे आपके पास में यहाँ पर www.facebook.com है, तो इसका क्या आईपी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जब भी क्या होता है कोई यूजर इंटरनेट एक्सेस करता है और अपने ब्राउजर पे जाकर के क्या टाइप करेगा www. इसने क्या लिखा google.com, तो सबसे पहले आपकी क्वेरी किसके पास फॉरवर्ड होगी, इस डीएनएस सर्वर के पास। अगर मैं मेरे लैपटॉप पे जाकर के कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, उसका क्या टाइप करता हूँ, एक्यूडीएन नेम टाइप करता हूँ, तो सबसे पहले क्वेरी हमारी फॉरवर्ड होती है इस डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस में से उस एक्यूडीएन नेम का आपको क्या बताएगा, आईपी बताएगा। देन आपका उसका जो ओरिजिनल जो एक्चुअल आईपी है उस आईपी के ऊपर आपका क्या होगा, डेटा क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। आपकी जो रिक्वेस्ट हो क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये काम है आपका किसका, डोमेन नेम सर्वर का। वहाँ जो सर्विस हमारी काम कर रही है, कौन सी सर्विस काम कर रही है, डीएनएस। तो आपने ब्राउजर पे ये टाइप किया तो आपको आईपी बता देगा। अगर आप आईपी टाइप करोगे तो आपको क्या बता देगा, ये एक्यूडीएन नेम बता देगा। तो नेम रिजोल्यूशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीएनएस की सर्विस का यूज करते हैं। नेक्स्ट सर्विस जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो कौन सी है हमारी, डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस डीएचसीपी का क्या यूज है, हाँ, हम एक तो ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यही लिखा होता है, लोग भी यही बोलते हैं। ऑटोमेटिक हमारे को क्या करना है, आईपी असाइन करना है, किसको, क्लाइंट को, है ना, क्लाइंट मशीन को हमारे को क्या करना है। तो इसका यूज तब होता है जब आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर या लैन के अंदर नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा है। अगर मेरे पास में 8-10 क्लाइंट्स है तो मैं उसको स्टैटिक आईपी भी दे सकता हूँ, मैन्युअली भी आईपी दे सकता हूँ, है ना। बट सपोज करो मेरे पास में 100 या 100 प्लस क्या है यूजर्स है एक नेटवर्क के अंदर, मुझे उन सबको आईपी असाइन करना है। तभी हम आईपी एड्रेसिंग जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि एक लेन में अगर आपके पास में 100 आईपी है तो सभी के ऊपर क्या होना चाहिए, सेम नेटवर्क का आईपी असाइन होना चाहिए। तो ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये सारी चीजें फिर क्या करनी होगी, ध्यान में रखनी होगी कि अगर एक कंप्यूटर में उसको .1 आईपी असाइन कर चुका हूँ तो .2 जो मैं किसी दूसरे मशीन को असाइन ना करूँ। तो जब आपके पास में नंबर ऑफ मशीन ज्यादा होगी, उनको आईपी असाइन करना है, तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम ये होगी कि आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर किसी को आप इंडिविजुअली जाकर के आईपी असाइन करोगे तो क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। दूसरी चीज क्या हो रही है कि यहाँ पर मिसकॉन्फ़िगरेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने किसी को .1 आईपी असाइन कर दिया, उसको सबनेट मास्क दे दिया, डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, डीएनएस दे दिया। हो सकता है दूसरे मशीन पे जाकर के आप डीएनएस क्या करो, मिसकॉन्फ़िगर कर जाओ, कुछ और दे दिया, 1 की जगह 2 दे दिया, 2 की जगह आपने 3 दे दिया, फिर आपको ट्रबल शूटिंग में उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम नेटवर्क के अंदर एक सर्विस यूज करते हो, कौन सी सर्विस है, डीएचसीपी की सर्विस। तो ये मशीन को ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करने का काम करती है। तो आप लोग ये बोलोगे इंटरव्यू में जाकर के कि डीएचसीपी का यूज क्या है, तो इट प्रोवाइड दी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस टू दी क्लाइंट मशीन। तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, आप ये स्टेटमेंट भी दे सकते हो। बट इसकी जगह मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये बोलो कि इट प्रोवाइड दी टीसीपी आईपी प्रॉपर्टी टू दी क्लाइंट मशीन। इससे बेटर ये आंसर होगा। इसका क्या रीजन है, डीएचसीपी जब आपको आईपी असाइन करता है तो केवल आईपी असाइन नहीं करता है, आईपी के साथ में आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, डोमेन नेम, है ना। तो ये सारी चीजें असाइन करता है और हम बोलते क्या है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है। तो फिर तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई डीएचसीपी को अगर मैं ये डिफाइन करूं, इट प्रोवाइड द ऑटोमेटिकली डीएनएस एड्रेस टू दी क्लाइंट, ऐसे भी हो सकता है। तो बेटर क्या होगा, आंसर बेटर क्या है कि आप ये बोलो कि इट प्रोवाइड द टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज टू दी क्लाइंट। जब आप मशीन्स को आईपी भी असाइन करते हो तो आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, अभी टीसीपी आईपी वर्जन 4 और क्या होता है टीसीपी आईपी वर्जन 6। इन्हीं की प्रॉपर्टीज में जाकर के आप क्या करते हो, स्टैटिकली आईपी असाइन करते हो। समझ में आ रहा है। तो
इसके लिए हम किस सर्विस का यूज करते हैं? डीएचसीपी सर्विस का। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारी सर्विसेज की कौन सी लेयर के ऊपर TCP/IP प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड दी TCP/IP प्रॉपर्टीज टू दी क्लाइंट मशीन। तो उसमें आपको अब डिफाइन नहीं करना है, TCP/IP में ये सारे ऑप्शंस आ गए, है ना, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज थी, ठीक है। और इनको मैं सर्विसेज बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी किसके ऊपर काम करती है? पोर्ट नंबर के ऊपर। तो किसके ऊपर काम करती है? पोर्ट नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो जो भी पोर्ट नंबर्स के ऊपर वर्क कर रहा है, हर किसी को, ये जितने भी है, ये किसी न किसी TCP या UDP के पोर्ट नंबर के ऊपर काम करे। हर किसी का एक क्या होता है, जैसे HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है हमारा? 80 होता है। तो वो आपका उसको कौन असाइन कर रहा है? TCP असाइन कर रहा है। तो जो भी पोर्ट नंबर के ऊपर काम करता है वो एक सर्विस कहलाती है। और प्रोटोकॉल्स का क्या होता है? एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। जैसे ये अभी जो TCP UDP मैंने बताया था, IP ICMP ARP, इनका क्या होता है? एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। तो प्रोटोकॉल नंबर पे काम कर रहा है। जो भी